हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रामर की क्लास नंबर 7। पिछली क्लास तक हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस तक पढ़ लिया था और कुछ वर्ड्स देखे थे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके ये देखें कि कौन कौन से शब्द आपको अभी तक याद हैं। इसमें मैं बता देता हूँ पीछे से। परपेट्रेटर जो है वो नाउन है, क्रिमिनल ऑफेंडर इसका मतलब बताया था, हिंदी में अपराधी। वेंचर वर्ब है, वेंचर का मतलब डेयर होता है या हैव करेज टू डू समथिंग, वर्ब है। डायलेमा एक नाउन है, इसका मतलब कॉन्ड्री होता है, प्रेडिकमेंट होता है या फिर डिफिकल्टी। प्रिविलेज है, वो भी नाउन है, प्रेरोगेटिव या स्पेशल एडवांटेज। डाई डाउन एक फ्रेजल वर्ब है क्योंकि प्रेपोजिशन दे रखा है वर्ब के साथ, तो इसका मतलब है लेस सीवियर हो जाना, टू बिकम लेस सीवियर। स्टेप इन भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब इंटरवीन या इंटरसीड। इंपीरिकल एल दे रखा है एंड में, तो ये एडजेक्टिव है। प्रैक्टिकल नॉट बेस्ड ऑन आइडियाज। क्लेमेंसी इज अ नाउन, इसका मतलब काइंडनेस होता है या फिर मर्सी होता है। फिर प्रेसिंग है, वो एडजेक्टिव है, प्रेसिंग का अर्जेंट होता है, क्रूशियल है। और क्यू है, ये नाउन है, हिंट या सजेशन कह सकते हो या फिर कोई संकेत के लिए कह सकते हो। और सिग्नल। मलेज जो शब्द है वो नाउन है, इसका मतलब कोई भी आप रेस्टलेसनेस कह दीजिए, इलनेस कह दीजिए, अनईज कह सकते हो। कंटेंशियस में OUS दे रखा है तो एडजेक्टिव है, कंटेंशियस का डिबेटेबल होगा, कंट्रोवर्शियल होगा। और रकस जो शब्द है वो नाउन है, इसका मतलब दिन होता है, नॉइज होता है, ट्यूमल्ट होता है, शोरगुल को बोलते हैं। और ये उम्मीद है कि आप सभी को भी ये सारे शब्द याद होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है? मीन्स आपको वर्ब याद आनी चाहिए। कोई भी टेंस का नाम अगर आपने लिखा है, इसका मतलब सीधा सा कि आपको वर्ब याद आ जाए। तो यहाँ पे वर्ब जो काम की है वो है विल हैव या शैल हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब शैल और विल कहाँ लगेंगे ये बताया हुआ है। आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में विल लगेगा। अब ये विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब लगाते हो आप, तो हिंदी ट्रांसलेशन जो हमने एक मॉडल सेंटेंस लिया था क्रिकेट वाला, वो क्या बन जाएगा? वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ठीक है। ये इसका मतलब हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का। अब हम अगर बात करें तो इसमें कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? तो कीवर्ड्स के नाम पे आपके पास आ जाएंगे चुका होगा, या फिर आप कहेंगे चुकी होगी, या फिर हो जाएगा चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या फिर आप यूँ मानिए कि आ ई ए ऐसा लगा दोगे और फिर उसके बाद में गा गे या गी ऐसा कर लिया होगा, है ना। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह आ चुकी होगी, इस प्रकार के मतलब आ गई होगी ऐसा भी हो सकता है, आ चुकी होगी ऐसा भी हो सकता है। तो जब इस सेंटेंस को आप 4 सेंटेंसेस बनाओगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, वो सब, तो ये पहला बनेगा वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव। खेलने के लिए प्ले लगाओगे, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो सिंपल सा काम करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, याद रखिए मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब को एक और जो नाम हम देते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसी को ही एक और नाम दिया जाता है, वो होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ऑक्सिलियरी का अगर आपको सिनोनिम पूछ ले परीक्षा में तो हेल्पिंग करके आना है, ठीक है। ऑक्सिलियरी जो शब्द है इसका हिंदी में मतलब होता है सहायक, ठीक है। तो ऑक्सिलियरी बराबर हेल्पिंग। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, इसी को आप नेगेटिव बनाएंगे तो विल में नोट लगा दीजिए। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। और हिंदी के सेंटेंसेस साथ साथ में आपके दिमाग में चलने चाहिए। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। अब इसको बनाइए आप इंटेरोगेटिव, तो विल पहले आएगा। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा। और फोर्थ सेंटेंस बनेगा विल ही, और नोट लगाने का तरीका कि जो नेगेटिव सेंटेंस है
उसको आप लेकर आओ, तो विल को बाहर निकाला तो क्या रहा, विल ही, फिर नॉट, फिर हैव, तो विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। तो ये कंडीशन नंबर 11 है। 11 टाइप से सेंटेंसेस आपको बनाने आ गए और 44 सेंटेंसेस जो हैं वो बना आप सकते हो फिलहाल। तो ये वॉन्ट ही हैव भी हो सकता है। तो अभी आप जब 11 सेंटेंसेस कौन कौन से, वह क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है, इतने समय से खेल रहा है, खेला, खेल रहा था, खेल चुका था, इतने समय से खेल रहा था, या फिर खेलेगा, खेल रहा होगा, या खेल चुका होगा। ये 11 सेंटेंसेस अब आप बना पाओगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इससे आगे अगर बात करें तो अभी तक तो हमने देखा कि इसका बेसिक क्या है, कैसे आप इसको पहचानोगे। अब हम बात करते हैं इसकी कि कैसे इसको यूज करोगे। और जैसा कि मैंने एक सेशन में बताया भी था कि अगर फ्यूचर से कोई प्रश्न आने की संभावना बनती है तो ज़्यादा संभावना इसी की है, फ्यूचर परफेक्ट की है। और यहाँ दो तरह के कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। जनरली इसमें बाई के साथ में टाइम आता है, या कई बार बिफोर के साथ भी टाइम आ जाता है। बाई के साथ टाइम या बिफोर के साथ टाइम, दोनों का मतलब एक ही है, जो समय दे रखा है उससे पहले पहले तक, ठीक है ना। अब ये जो बाई है और बिफोर है ना, बाई है और बिफोर है, दोनों का मतलब ही क्या है, तक। इसका मतलब है तक, मतलब उस समय से पहले तक, ये इसका मतलब है। ये पहले तक मान लो, वो तक मान लो, तो ये कोई भी टाइम को डेडलाइन दे रखी है, उससे पहले पहले तक अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया होगा तो फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए सेंटेंसेस देखो एक बार आप। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, बाय 2024 ही विल हैव लर्नड इंग्लिश। तो आपने इसमें देखा बाई के साथ टाइम आया, तो बाई 2024 2024 तक वह अंग्रेजी सीख चुका होगा। ही को देखकर विल हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्नड। लर्न वाला बताया था मैंने आपको, नहीं बताया हो तो नोट करना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर इसमें टी जोड़कर लर्नड, ये सेकेंड फॉर्म, और ऐसे ही टी जोड़कर थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ब की जो आपने लिस्ट बनाई हुई है उसी में एड ऑन करते चलना। लर्न, लर्नड, लर्न मीन्स टी जुड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, बाई 2024 ही विल हैव लर्नड इंग्लिश मीन्स हो गया 2024 तक वह इंग्लिश सीख चुका होगा। अगर मैं लिखूं ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाई द एंड ऑफ दिस वीक। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वीक के एंड तक वह ये कार्य जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा। तो यहाँ बिफोर के साथ में लगा दो या बाई के साथ में लगा दो, इसमें मैं बिफोर भी ऐड कर सकता हूँ। बाई द एंड ऑफ दिस वीक कह दीजिए, या फिर बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक कह दीजिए। बाई या बिफोर के साथ में जब भी आप टाइम लगाओगे तो विल हैव शैल हैव लगेगा, तो ही विल हैव कंप्लीटेड। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि इस वीक के एंड तक वह ये काम कंप्लीट कर चुका होगा। टास्क का मतलब है कार्य, ठीक है। तो ऐसे वाक्य बनेंगे। अब ये तो देखो सिंपल सी बात हो गई, थोड़ा सा मैं इसको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाऊं जो आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, वो समझना। एक सेंटेंस है, बाई 2025 माई फ्रेंड विल हैव worked in the company for 3 years। और एक सेंटेंस में यो बनाऊं, इन 2025 माई फ्रेंड, और आगे सब कुछ सेम हो, लेकिन ये अब की बार विल हैव वर्कड नहीं होगा, अब की बार होगा विल हैव बीन वर्किंग। इन दोनों को ध्यान से देखो आप। मैंने आपको एक बात कही थी कि फॉर या सिंस के साथ टाइम लगेगा
तो फिर इसी को फॉलो करें, बाकी सारे हिंट लैप्स हो जाएंगे। बताया था मैंने आपको कि फॉर या सिंस के साथ टाइम लगने पर बाकी किसी भी हिंट को फॉलो नहीं करना है, उसी के पीछे पड़ जाओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओ। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, ये मैंने लगाया है फ्यूचर परफेक्ट और यहाँ पे लगाया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कारण समझिए, जब आप बाई लगा रहे हो तो इसका मतलब कह रहा है 2025 तक। तो कोई व्यक्ति है कंपनी में काम कर रहा है, तो मेरा फ्रेंड 2025 तक 3 साल तक काम कर चुका होगा। ये तक की बात कर रहा है, इसका मतलब उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, ये उस चीज को एंड कर रहा है। आप इतना सा समझ लें कि बाई का जब टाइम के पहले लगाते हो आप यूज होता है तो इसको हिंदी में कहेंगे तक। तो ये 2025 तक की ही बात कर रहा है, उससे आगे ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है। और अगर कोई काम कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो फिर आप आईएनजी लगा भी नहीं सकते। आईएनजी तभी तो लगाओगे जब कोई काम कंटिन्यू हो, तो यहाँ पे आईएनजी लगाने का मतलब है नहीं। दूसरे सेंटेंस में देखिए 2025 में इसने ये नहीं कहा तक, मीन्स इसमें काम कंटिन्यू है, फॉर के साथ टाइम तो है ही, ये वाक्य भी यही है। इन 2025 माई फ्रेंड विल हैव बीन वर्किंग फॉर इन द कंपनी फॉर 3 years। तो 3 साल से 2025 में मेरा फ्रेंड काम कर रहा होगा। इसका 3 साल के बाद भी काम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक इमेजिनेशन है कि उस समय तक कितना, मतलब ये समय तक की अगर बात करो तो कितना समय काम कर चुका होगा, और अगर 2025 में बात करो तो 3 साल से काम कर रहा होगा। तो इतना सा थोड़ा ध्यान रखें, कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। बाई के साथ में टाइम दे रखा है तब आपको लगाना है फ्यूचर परफेक्ट, चाहे फॉर या सिंस के साथ टाइम ही क्यों ना हो। अदरवाइज अगर आपको दूसरा प्रपोजिशन दे रखा है तो फिर फॉर या सिंस के साथ टाइम होने पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नोट डाउन करो इसको। तो ये आपके कंडीशन नंबर 11 कंप्लीट होती है। कंडीशन नंबर 12 जो फ्यूचर का एक अंतिम पार्ट बचता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो और देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये है फ्यूचर का अंतिम भाग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में वैसे ज़्यादा फोकस आपको फ्यूचर परफेक्ट पे रखना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर लगाएंगे बेस फॉर्म और फिर उसमें लगा देंगे आईएनजी। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में बेस फॉर्म लगाना है, फिर आईएनजी लगाना है, ठीक है। और इसमें जो सेंटेंस बनेगा, चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से इसमें दोनों एस्पेक्ट आ रहे हैं, परफेक्टिव भी और प्रोग्रेसिव भी। तो जो सेंटेंस बनना है वो समय के साथ, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड क्या होंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी था। तो यहां फर्क ये है कि टाइम भी दे रखा होगा। तो इसके कीवर्ड्स नोट करें। इसके कीवर्ड्स हो जाएंगे, टाइम दे रखा होगा और उस टाइम से कोई भी काम कोई कर रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे, इस प्रकार के वाक्य बनेंगे, ठीक है। टाइम के साथ होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ही ये है। सारे जो तीनों हमने देखे हैं टाइम, उन तीनों में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान यही थी कि टाइम के साथ रहा होगा, मतलब कोई भी काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में है तो रहा है, पास्ट में है तो रहा था, फ्यूचर में है तो रहा होगा। एक बार नोट डाउन करो और वीडियो को पॉज करके ये चारों सेंटेंसेस बना के देखो, उसके बाद मैं बना देता हूं और मैच करो। आपको भी तो आना चाहिए, तो इसको आप पॉज करिए। अब देखिए सेंटेंस क्या है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही के साथ लगेगा विल, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से तो क्या लग जाएगा? सिंस मॉर्निंग।
ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग चूंकि स्पेसिफिक टाइम है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ये हमने जान ही लिया था कि अगर टाइम का नाम दे रखा हो तो सिंस लगाओ, नाम नहीं दे रखा हो तो फोर लगाओ। इसको बनाओगे नेगेटिव तो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा। तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसको बनाओगे इंटेरोगेटिव तो अफर्मेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लो। विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाओगे इंटेरोगेटिव तो कैसा बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो। विल ही, नॉट अपने स्थान पे रह जाएगा। विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। या फिर लास्ट का क्या बन सकता है, वॉन्ट ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो कंडीशन नंबर 12, टाइप नंबर 12 सेंटेंस का, और 48 है ना इन टोटल, 48 टाइप्स के सेंटेंसेस नाउ यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। नोट डाउन करिए, ठीक है। और यहीं से एक बात और सीखते चलना, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो जरूर आएगा वो पॉइंट, लेकिन फिलहाल ही समझ लो किसी खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये क्रिकेट खेल का नाम है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ सीख रहे हो वहीं यहीं से सीख के चलो, आगे रिवीजन में आएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। खेल के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेस। और अब बात करें कि कैसे इसके लिए हिंट्स उपयोगी होंगे। तो इसमें जो आपको हिंट्स चाहिए वो चाहिएंगे कौन से, फोर या सिंस के साथ टाइम। सीधी सी बात है, फोर या सिंस के साथ टाइम चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही तो देखा था। लेकिन साथ में अब की बार आपको चाहिएगा इसमें फ्यूचर का हिंट। और फ्यूचर का हिंट किसे बोलेंगे, तो फ्यूचर हिंट इसमें विल या शैल के साथ बेस फॉर्म को मान के चलना। जनरली अगर कोई एक्शन फ्यूचर में हुआ है तो फिर आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कह सकते हैं। या फ्यूचर की कोई डेट हो तो भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे अभी लिखा था मैंने इन दिसंबर 2025, तो फिर वो जो 2025 से आने वाले समय की बात हम करें तो फिर आप ऐसा लगा सकते हो। तो जैसे यूँ लिखा रहे, व्हेन आई रीच होम आई शैल गेट टू नो that I shall get to know that my friends will have been waiting for me for 2 hours। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज़ें आपको समझने वाली हैं। एक तो ये कि फोर के साथ टाइम आ गया तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा। हमेशा याद रखिए, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही समझना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं है, परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा। आईएनजी लग पा रहा है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन बिल्कुल प्रॉपर है, तो फिर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए, हैव बीन वेटिंग, ये विल क्यों लगाया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्शन पास्ट का है और ये भी फ्यूचर का है और ये भी फ्यूचर का है, ठीक है। कैसे हुआ, जब कह रहा है कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो मुझे पता लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये फ्यूचर की कंडीशन है। आपको एक बात समझ में आनी है कि यहाँ पे वैन के साथ में शैल क्यों नहीं आया। जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो सेंटेंस को तो यूँ कर रहे हो कि जब मैं घर पहुँचूंगा, तो आप जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको लगेगा कि वैन आई शैल रीच होम। लेकिन हमेशा याद रखें कि वैन वाला जो उपवाक्य होता है वहाँ पे विल और शैल नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लो, और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। क्या प्रश्न ये आता है कि टाइम क्लोज का मतलब होता है समय बताने वाले उपवाक्य। मैं इसको हिंदी में लिख दूं ब्रैकेट में, जिनका स्टार्ट व्हेन या बिफोर या आफ्टर या एज सून एज से हुआ हो। तो ऐसा कोई भी क्लोज, ऐसा कोई भी उपवाक्य जिसका स्टार्ट इनमें से किसी से हुआ हो,
ठीक है ना। तो अगर कोई भी क्लोज है, कोई भी उपवाक्य है जिनका स्टार्ट इनमें से किसी भी शब्द से हुआ है, वो कहलाता है क्या? टाइम क्लोज। और टाइम क्लोज में विल या शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। टाइम क्लोज में विल या शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आ ही जाता है, एरर हो जाती वाक्य में। अगर ये वाक्य कैसा होता, ये वाक्य इस तरीके से होता, व्हेन आई शैल रीच होम, तो ये एरर वाला पार्ट था व्हेन वाले क्लोज में, जो कि टाइम बताता है। भी क्लोज किसे बोलते हैं? उपवाक्य को। उपवाक्य किसे बोलते हैं? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो सब्जेक्ट आए है, रीच वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आए है, शैल गेट वर्ब है। तो जितने सब्जेक्ट और जितनी वर्ब होती हैं उतने ही क्लोज होते हैं, उतने ही उपवाक्य होते हैं। और ऐसा उपवाक्य जिसका स्टार्ट व्हेन से हुआ हो, बिफोर आफ्टर से हुआ हो, एज सुन एज से हुआ हो, ये कहलाते हैं टाइम क्लोज। ठीक है, टाइम बताने वाले उपवाक्य। भाई टाइम ही तो बता रहा है कि मुझे कब पता लगेगा, व्हेन से पूछोगे तो जब मैं घर पहुंचूंगा तब पता लगेगा। तो व्हेन का आंसर तो यही है, इसका मतलब टाइम बताने वाला उपवाक्य है। तो इसमें विल और शैल आएगा तो गलत हो जाएगा। हालांकि ट्रांसलेशन के समय आपको याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेशन होगा, लेकिन वैसे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना नहीं है इसमें। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको, ये मैं अलग से आपको लिख देता हूं। ये साथ साथ में हम लेके चल रहे हैं टॉपिक, भले ही कैसा भी हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहीं से समझ के चलना। वेट के साथ फोर लगता है, जैसे यहां लग रहा है वेट फोर, और यही चीज अगर आप फोर के बगैर लिखना चाहे तो आपको अवेट का यूज करना पड़ता है। तो वेट फोर इक्वल्स टू अवेट होता है। वेट के साथ फोर लगा सकते हैं, अवेट के साथ आपको फोर हटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। वेट के साथ फोर लगेगा, अवेट के साथ फोर हटेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा हुआ ये कंप्लीट। अब जो आपकी 12 कंडीशंस हुई हैं उसमें 12 इंटू 4 48 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज नाउ यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। लेकिन आपको साथ ही कुछ जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं वो भी ध्यान रखने हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन कुछ मैं एक बार दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको, पहले ये कर लीजिए, उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस शुरू करते हैं। थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस जो इसके इंपॉर्टेंट परीक्षा में आज तक आए हुए हैं या आने की संभावना रखते हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस, इट इज अपीयरिंग टू मी दैट ही इज फ्रॉम ब्रिटेन। दूसरा सेंटेंस, इट इज टाइम दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड some welfare schemes. Third one, this is the last time that I got angry. If only I have learnt French. And number 5, by the end of this decade,
इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस नोट करो। अब आप इसमें एरर निकालने की कोशिश करें, रीराइट करें, कैसे सेंटेंस सही होगा। इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट ही इज़ फ्रॉम ब्रिटेन। कुछ वर्ब्स के हमने डिस्कशन किया था जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, उसमें अपीयर भी होता है, सीम भी होता है, साउंड भी होता है। इसका मतलब प्रतीत होना है, शायद बताया भी हो। अपीयर के दो मतलब होते हैं। अपीयर का एक मतलब होता है प्रतीत होना, और दूसरा जो इसका मतलब है वो होता है प्रविष्ट होना। प्रविष्ट होना मतलब एंटर करना, एक प्रकार से प्रेजेंट होना, जैसे एग्जाम में अपीयर होना, ठीक है। तो दोनों में से प्रतीत होना जो मतलब है वहां पे आईएनजी नहीं लगता है। इस कंडीशन में तो आप आईएनजी लगा नहीं पाओगे, लेकिन अगर प्रविष्ट होना है तो फिर आईएनजी प्लेस किया जा सकता है। जैसे ही इज अपीयरिंग इन द एग्जाम, वो पॉसिबल है, लेकिन अपीयर का मतलब प्रतीत होना है तो आईएनजी नहीं लगेगा। नाउ यू रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब प्रतीत होना है कि प्रविष्ट होना है। तो इट इज अपीयरिंग टू मी दैट ही इज फ्रॉम ब्रिटेन, तो ऐसा लगता है मेरे को कि वो ब्रिटेन से है। तो आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो फिर आईएनजी नहीं लगेगा। और जब आईएनजी नहीं लगे तो प्रेजेंट सिंपल में लेके जाना चाहिए, तो फिर ये बनना चाहिए अपीयर्स। इट अपीयर्स टू मी, एक बात, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रिटेन से है। दूसरा है, इट इज़ टाइम दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सम वेलफेयर स्कीम्स। तो वो समय आ गया है कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, वो कुछ कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करे, ठीक है। ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। और बताया था मैंने आपको तीन चीज़ें, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। उनमें आपको सेकंड फॉर्म प्लेस करनी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हैज़ को हटा दीजिए, तो ये लॉन्च्ड आ जाएगा सेकंड फॉर्म, राइट। थर्ड वन है, दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई गॉट एंग्री, कि अंतिम बार ऐसा हुआ है कि मुझे गुस्सा आया। तो ये दिस इज़ द लास्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, ऐसा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। ये सब चीज़ें रिकॉल आपको हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा हैव गॉट। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि गेट गोट गोट बताया था मैंने, गेट गोट गोटन भी होता है, गेट गोट गोट भी होता है। तो हैव गोट एंग्री, हैव लगा दोगे तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म इसको कंसीडर किया जाएगा। फिर अगला दे रखा है आपको, इफ़ ओनली आई हैव लर्नड फ्रेंच, काश मैं फ्रेंच सीख जाता। तो बताया था आई विश हो या इफ़ ओनली हो, दोनों ही कंडीशन में कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म। तो इस हैव को यहाँ से हटा दीजिए, तो सेकेंड फॉर्म रह जाएगी लर्नड, ठीक। और लास्ट वाला जो है, बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, इस दशक के अंत तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, भारत है वो विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। अभी सीखा था, बाई के साथ जब हम टाइम लगाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे आएगा विल हैव, और हैव के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म। अब देखो, ये से तो बीन करना पड़ेगा, और बिकम बनने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि इसकी जगह क्या कर दो, बिकम, बनना। तो विल हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करिए, ये इसके आंसर्स थे। अब आप देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस, एक नया टॉपिक, और मैं साथ में ही इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस इसी का ही हिस्सा है। और जब ये दोनों प्रकार की चीज़ें सीख जाओगे, टेंस और कंडीशनल सेंटेंस, तो हम कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को हिंदी में कहा जाता है शर्त वाले वाक्य। क्या कहा जाता है, शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेज, शर्त वाले वाक्य। तो सबसे पहली बात तो कि हाउ विल यू कम टू नो वेदर द गिवन सेंटेंस इज कंडीशनल और नॉट। ये पता लगाना जरूरी है कि कैसे पता लगे कि कंडीशनल ही है सेंटेंस। तो ये पता लगाने के तरीके बताता हूं आपको। तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ ये ध्यान रखें, ये मैं बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने, उसका आंसर दे रहा हूं। ये बहुत ज़रूरी है पहचानना भी यहाँ पे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कुछ आगे वाली चीज़ों में, धीरे धीरे समझ में आपको आएगा। सबसे पहली चीज़, दो क्लोजेज होने चाहिए, दो उपवाक्य होने चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी एक क्लोज, एनी या ईदर ऑफ द टू क्लॉजेज, either of the two clauses
should start with as soon as, sorry कर सकते हैं as soon as, if in case provided, unless, until, when, etc. हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि इन दोनों उपवाक्यों में से कोई एक उपवाक्य का प्रारंभ, दोनों उपवाक्यों में से किसी एक उपवाक्य का प्रारंभ इनमें से किसी शब्द से होना चाहिए। ठीक है, ईदर ऑफ द टू क्लॉजेस, दो उपवाक्य हैं, उनमें से किसी एक का प्रारंभ जो है इनमें से किसी एक से होना चाहिए, तो वो कंडीशनल सेंटेंस बनाएगा। और तीसरा, इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए। इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए, है ना। इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे बोथ द क्लॉजेस शुड बी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या फिर यूं कहें कि एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए, परस्पर निर्भरता होने। ये तीन चीजें हैं, ये तीन में से कोई एक भी पॉइंट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये समझना है पहले, है ना। इसको नोट डाउन करो एक बार। अब देखिए इसमें, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट टास्क। ये कोई सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट टास्क। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे तो ये जो दे रखा है एक क्लोज, क्लोज को पहचानना बताया मैंने, सब्जेक्ट और वर्ब निकालो। तो सब्जेक्ट नंबर 1 है ही, वर्ब नंबर 1 है आस्क्ड, इसकी वर्ब आस्क्ड है। यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है आई और कुड डू है इसकी वर्ब, तो ये V2। तो सब्जेक्ट 2 हैं, वर्ब 2, इसका मतलब क्लोज भी 2 हैं, तो 2 क्लोजेस तो हैं इसमें। दूसरा मैंने कहा कि कोई एक क्लोज का स्टार्ट इन शब्दों में से होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि दूसरा क्लोज जो है उसका स्टार्ट इफ से हो रहा है। ठीक है, इफ से स्टार्ट है तो दूसरा भी शर्त फुलफिल हो रही है। लेकिन तीसरी शर्त क्या थी कि वो निर्भर होने चाहिए। तो पढ़कर देखो, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वो काम कर सकता हूँ। तो क्या आपके पूछना निर्भर है इस बात पर या फिर ये निर्भर है इस पर? तो आप कहेंगे कि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, निर्भरता कहीं भी नहीं है, इसलिए ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो कंडीशनल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सेंटेंस ऐसा हो, ही कुड या ही कैन सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। अब इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा देखें, एनालिसिस करें इसका कैसे होगा। तो ही है वो आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, कैन सक्सीड है ये वर्ब नंबर 1 है, यहाँ पे ही है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है और वर्क्स इसकी वर्ब है, वर्ब नंबर 2 है। तो इसका मतलब क्लोज कितने हो गए? 2। दूसरी बात, इफ से स्टार्ट हो रहा है ये दूसरा क्लोज, तो ये शर्त फुलफिल हो रही है। और निर्भरता भी है कि यदि वो मेहनत करता है तो वह सफल हो सकता है। तो सफल कब हो सकता है? जब वो मेहनत करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला दूसरा जो क्लोज है वो इस पर निर्भर भी हो रहा है, तो ये सेंटेंस कंडीशनल होगा। तो ये पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचते हो कि केवल इफ देखकर ही पता लग जाए कि कंडीशनल है, ऐसा नहीं है ना। तो इफ वाले क्लोज में कंडीशनल हो भी नहीं भी, दोनों सी बातें हैं। पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करो इस बात को। यहां मैं बीच में एक काम की बात बता दूं आपको, ये सक्सीड जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको ऐसा लग रहा होगा ईडी लग रहा है तो ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं है। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसमें आप ईडी लगाते हो तो ये सेकंड फॉर्म बनती है, और एक बार फिर से ऐसा ही लिखोगे सक्सीडेड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म है V1 ये वाला, ये पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, सक्सीड,
सक्सीडेड, सक्सीडेड। फिर आप में से कुछ के दिमाग में आएगा कि सक्सेस क्या होता है, तो सक्सेस एक नाउन है, सक्सेस नाउन है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। क्या मतलब होता है? सफलता। और सक्सीड जो है वो वर्ब है और इसका मतलब होता है सफल होना। तो सक्सेज नाउन और सक्सीड वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। एक इसमें क्लोज है वो मैन क्लोज है, मैं इसको नाम दूंगा, देखिए ये वाला जो क्लोज है ना, ही से लेकर और सक्सीड तक, ये वाला है मैन क्लोज। इसको हिंदी में कहेंगे मुख्य उपवाक्य। घबराने की जरूरत नहीं है, टर्म सारे समझ में आपको आ जाएंगे। ये कहलाता है मुख्य उपवाक्य। दूसरी तरफ ये जो क्लोज है आपका, ये कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। कैसा उपवाक्य बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य। कैसे कैसे आप पहचानेंगे कि सबऑर्डिनेट है कि मैन है? तो आप देखिए, ये सब्जेक्ट है, इससे पहले कुछ नहीं लगा रखा हमने, तो किसी की इसको आवश्यकता नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये अपने आप में मुख्य उपवाक्य हुआ। जबकि यहां देखो स्टार्ट तो ही से हो रहा है, लेकिन इससे पहले इफ दे रखा है। तो इफ दे रखा हो या कोई भी शब्द एक्स्ट्रा दे रखा हो सब्जेक्ट से पहले, तो वो कहलाता है सबऑर्डिनेट। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर सीधा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, जो कुछ भी है, तब तो मैन क्लोज है। और अगर सीधा सब्जेक्ट से स्टार्ट ना होके पहले आपको कोई शब्द एक्स्ट्रा दे रखा है, तो फिर वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लोज, आश्रित उपवाक्य। इस तरह से पहचानना है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तीन प्रकार के। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस में एक होती है फर्स्ट कंडीशन, जिसे हम नाम देते हैं ओपन कंडीशन। दूसरा होता है सेकंड कंडीशन, इसे हम नाम देते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। और एक होती है थर्ड कंडीशन, जिसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन। और तीसरी जो कंडीशन है इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। हालांकि इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल सेकंड वाली भी होती है, लेकिन वो प्रेजेंट की होती है, और ये होती है इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। ऐसे करके तीन कंडीशनल सेंटेंस है। तीन ही क्यों होते हैं, ये अगर पूछे कोई आपसे, तो ये बताना है कि तीन टाइम होते हैं, है ना। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये फ्यूचर से संबंधित है। ये कौन सा टाइम बताएगी? फ्यूचर। ये बताएगी प्रेजेंट टाइम, और ये बताएगी पास्ट का टाइम। तो ऐसे करके तीन टाइम है, तो तीन कंडीशनल सेंटेंस है। पहले वाला फ्यूचर की बताएगी कंडीशन, दूसरे वाली बताएगी प्रेजेंट की, और तीसरी वाली बताएगी पास्ट की। तो ऐसे करके तीन कंडीशनल सेंटेंसेज हो सकते हैं। तो इस सेशन में आपने क्या सीखा है? कंडीशनल सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए। तीन तरह की शर्तें बताई हैं, वो ध्यान रखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर है कि टाइम भी तीन ही होते हैं, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस भी तीन होते हैं। तीनों का नाम क्या है, अलग से नाम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये सब आपने सीखा। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको कि कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या। अभी फिलहाल हम क्या करें, जो हमने सीखा है 12 कंडीशंस टेंस की, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो इसमें, और क्वेश्चन से पहले ये वोकैब कर लेते हैं, वोकैब के बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज के सेशन की वोकैब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले
आपको ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड आप सीखोगे। तो यहां आप सीखोगे डिफेमेशन, दूसरा आपको सीखना है मोमेंटरीली, तीसरा आपको सीखना है नॉट विद स्टैंडिंग, फोर्थ सीखना है आपको लेवरेज, और फिफ्थ आपको सीखना है वल्नरेबल। वो कैप भी लगातार बढ़ती जा रही है, एक्यूमुलेट हो रही हैं और धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि याद रहे तो जितना पढ़ाया है उतना याद रखो, तभी याद रहेंगी, वरना तो ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। अब देखिए इसमें पहला जो दे रखा है आपको डिफेमेशन, तो डालिए पहला डिफेमेशन। सबसे पहली बात तो इसकी वर्ड कैटेगरी, और अब तक तो आप भी वर्ड कैटेगरी निकालना सीख गए होंगे। नाउन है ये, कैसे पता लग रहा है डिफेमेशन नाउन है? तो एक तो इससे ही पता लग रहा है कि TION दे रखा है, तो जिन वर्ड्स के एंड में सफिक्स TION होता है वो सारे नाउन्स हो सकते हैं, तो डिफेमेशन नाउन है। और वैसे अगर देखें तो इसमें 4 प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में लगता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, इसलिए ध्यान रखें। तो डिफेमेशन का मतलब होता है स्लेंडर, ठीक है, स्लेंडर कह सकते हो, लाइबल कह सकते हो। इसका मतलब मानहानि कह दो, अपमान कह दो, अपयश कह दो, मानहानि, डिफेमेशन। तो ये डिफेम करने का प्रोसेस है। डिफेम सुना हुआ होगा आपने, डिफेम का प्रोसेस है वो डिफेमेशन है, स्लेंडर या लाइबल, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, तो कह रहा है द कंपनी सूड। अब ये SUE क्या होता है? SUE का मतलब होता है टू टेक टू कोर्ट, है ना, या फिर टेक लीगल एक्शन। टेक लीगल एक्शन मतलब कोर्ट में केस दायर करने को सू करना बोलते हैं। SUE होता है टेक लीगल एक्शन, सू करना मतलब कोर्ट में केस दायर करना, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसका मतलब ये हुआ कि द कंपनी सूड द पेपर फॉर डिफेमेशन। कोई अखबार है, पेपर है, उसके खिलाफ कंपनी ने क्या किया? एक मुकदमा दायर किया। क्यों? क्योंकि मानहानि का मुकदमा है, कुछ ऐसा लिखा होगा इन्होंने कंपनी के बारे में, इसलिए इस मानहानि का दावा इन्होंने कर दिया। फिर है मोमेंटरीली, तो दूसरा शब्द सीखें मोमेंटरीली। मोमेंटरीली का जो वर्ड कैटेगरी है वो एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब क्यों है? एक तो ly लग रहा है इसलिए, ly एंडिंग वर्ड जनरली क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। दूसरा, शी वॉज मोमेंटरीली कन्फ्यूज्ड, इसमें जो कन्फ्यूज्ड शब्द है ना वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। वॉज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। और अगर थर्ड फॉर्म में या सेकंड आ रहा है तो फिर इसको एडजेक्टिव ही मानिए, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, इसलिए मोमेंटरीली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। तो इसको देखोगे आप तो इसका मतलब होगा मोमेंटरीली का फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली क्षणिक रूप से, ठीक है। टेम्परेरीली, इसका मतलब हो गया क्षणिक रूप से, अस्थायी रूप से, ठीक है। ये दूसरे का मतलब है मोमेंटरीली का फ्लीटिंगली या टेम्परेरीली, क्षणिक रूप से या अस्थायी रूप से। ट्रांसलेशन, शी वॉज टेम्परेली मोमेंटरीली कंफ्यूज, वो कुछ समय के लिए तो कंफ्यूज हो गई। बाय द फॉरेन रोड साइंस, चूँकि रोड साइंस विदेशी थे तो उस विदेश साइन को पहुँचनी, मतलब सड़क पे साइन लगे रहते हैं कि बाएं मुड़ें, दाएं चलें, इस तरीके से, तो ये सब वो पढ़ नहीं पाए, इसलिए कुछ समय के लिए वो कंफ्यूज रही, इसका मतलब है। इंजरीज नॉट विद स्टैंडिंग, तो तीसरा है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग की जो वर्ड कैटेगरी है वो एडवर्ब है। कैसे? ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये प्रेपोजिशन होता है या एडवर्ब। ध्यान से समझ लेना इस बात को, ये या तो होता है प्रेपोजिशन या होता है एडवर्ब। अब चूंकि प्रेपोजिशन अगर होता है तो उसके बाद तो उसका ऑब्जेक्ट लगता है, तो यहाँ पे तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो जब इसके बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसको मानिए कि एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है डेस्पाइट। और डेस्पाइट के साथ तो खैर प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, खुद ही प्रेपोजिशन है ये। और एक होता है इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट में ऑफ लगेगा, डेस्पाइट में कुछ नहीं लगेगा, और इसका मतलब होता है हिंदी में के बावजूद,
ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। अब देखिए, इंजरीज नॉट विद स्टैंडिंग मतलब चोट लगी है, उसके बावजूद भी टीम ने सेमीफाइनल मैच जीत लिया। और यहाँ पे विन की फॉर्म्स लिख लो आप। विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म, वन इसको वॉन नहीं पढ़ते, वन पढ़ते हैं, ये आपकी पास्ट फॉर्म, और इसको भी वन पढ़ेंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल, वॉन नहीं पढ़ा जाता ये, ठीक है। फिर है लेवरेज, नंबर 4, LEVERAGE, इसकी वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है। कैसे है? तो वर्ड कैटेगरी नाउन इसलिए है क्योंकि देखो, इफ द यूनाइटेड नेशंस हैड मोर ट्रूप्स इन द एरिया इट वुड हैव ग्रेटर लिवरेज। ग्रेटर है वो डिग्री है, कंपैरेटिव, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, ये प्रोनाउन नहीं है इसलिए नाउन है। और लिवरेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लाउड, या फिर कहेंगे इन्फ्लुएंस, इसको हिंदी में कहेंगे प्रभाव, ठीक है। क्लाउड या इन्फ्लुएंस, प्रभाव बोलेंगे इसको हिंदी में। ये है लिवरेज का मतलब। क्या मतलब हुआ फिर सेंटेंस का? तो सेंटेंस कंडीशनल है, इसका मतलब है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में ज़्यादा सैन्य टुकड़ियाँ रखी होती तो इसका प्रभाव भी कहीं ज़्यादा होता, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट था। अगला है पुअर ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट द ट्रूप्स वल्नरेबल। तो नेक्स्ट देखिए, वल्नरेबल, वल्नरेबल का जो वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि एबल लगा हुआ है, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज्ड, या फिर इसका मतलब होता है एट रिस्क, या फिर इसका मतलब होता है एंडेंजर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है खतरे में, किसी खतरे के प्रति अगर आप में क्षमता नहीं है, आप बहुत ही वीक हैं, वीक भी कह सकते हो, कमज़ोर हैं, खतरा झेल नहीं पाएंगे, तो आप हैं वल्नरेबल। ये एडजेक्टिव है, एबल लगा हुआ है इसलिए। इसका ट्रांसलेशन हुआ कि जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब जो गरीब संस्था है, उसने ट्रुप्स को छोड़ दिया, जो कि उसके पास तो इतनी फंडिंग थी नहीं कि ट्रुप्स को डिफेंड कर पाए, इसलिए उसने सैन्य टुकड़ियों को छोड़ दिया। दुश्मनों के अटैक के वल्नरेबल मतलब वीक थे, और उसके सामने रख दिया कि ठीक है अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो वल्नरेबल का मतलब हो गया एक्सपोज्ड कर दिया, या फिर एंडेंजर्ड कंडीशन में रख दिया। तो ये थे आज की इस वोकैबुलरी सेशन में। अब हम बात करें वर्ड्स की, सॉरी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वो डिस्कस करेंगे, बाकी जो कंडीशनल सेंटेंस के होंगे वो आपको आ ही जाएंगे। तो करना शुरू करो आप। ट्वाइस 12 मेक्स 24। ये वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रश्न है। देखो पहला काम तो आप ये करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो 1 2 3। उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन बताऊं तो उसको मैच करो कि क्या आप सही थे। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रश्न है। और बता दूं यहीं पर अग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो फिर से आपको क्लियर हो जाएगी ये बात, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चंस ले रखे हैं जो वर्ब से संबंधित कहीं से भी हो सकते हैं। वर्ब तो देखो, वर्ब खुद टॉपिक वर्ब से भी आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में भी वर्ब है, टाइम और टेंस में भी वर्ब है, पैसिव वॉइस में वर्ब है, नरेशन में वर्ब है, अग्रीमेंट में वर्ब है। जब इसीलिए मैंने टॉपिक शुरुआत में ये लिया था, क्योंकि वर्ब बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए आपको यहाँ पे सब चीज़ें देखते हुए चलनी है। ये सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का प्रश्न है, और इसमें आप देखते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ये कई बार पूछ ली जाती है, ARITHMETIC। अर्थमेटिक कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है ना। ये जब भी आप देखोगे किसी सेंटेंस में तो उसके साथ में वर्ब हमेशा कैसी लगानी है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए। कुछ जगह पे गलतियां दे रखी हैं, हालांकि वो गलत नहीं है। कौन से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है? RPSC जैसे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप SSC, बैंक, इन सब की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे। तो ट्वाइस 12 मेक्स 24, तो ये तो गुणा वाली बात होगी, मल्टीप्लीकेशन हो गया
कि 12 गुणा 2 जो है वो कितना बनाता है 24। तो यहाँ पे आपको वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर वर्ब आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो एरर। ठीक है। दूसरा है वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। कभी भी कॉमन एरर्स को करने का या किसी भी क्वेश्चन को करने का सही तरीका ऐसा नहीं है कि आप सीधा वर्ब ढूंढने लग जाएं, क्योंकि टेंस टॉपिक चल रहा है तो पता ही है कि वर्ब की गलती होगी। एग्जाम में कोई भी एरर का प्रश्न आपको बोलकर नहीं आएगा, लिखा हुआ नहीं होता कि इस टॉपिक से है। तो अभी से आदत डाल लो, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पूरे सेंटेंस को समझना है, उसके बाद एरर फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है, वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने सब कुछ तैयार कर लिया था, ऑल ऑफ देम, ठीक है, उन सभी के लिए, लॉन्ग बिफोर, बहुत समय पहले, किससे पहले, दे अराइव्ड, वो पहुंचे, उससे बहुत समय पहले। दो एक्शन हो रहे हैं, एक कह रहा है कि वो पहुंचे तो उनके पहुंचने का, और दूसरा हमने सब कुछ तैयार कर लिया, ये वाला। अब दो एक्शंस में से पहला कौन सा हो रहा है वो देखो, तो पहले ये पहुंचे हैं कि पहले इन्होंने काम पूरा किया है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे पहले इन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी, तो जब पहले ये काम हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बताया था मैंने, जब दो एक्शन साथ साथ में हो और उनमें से एक काम जो पहले हो चुका हो उसके लिए लगाना चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे लगाओ हैड गॉट। ठीक है, तो ये आ गया। और वैसे भी मैंने लिखवाया था पास्ट परफेक्ट में कि बिफोर के साथ अगर सेकंड फॉर्म लगाते हो तो फिर आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आपका आंसर होगा ए। थर्ड वन कह रहा है शी वॉज विद मी अंटिल नाउ सो डोंट रिबुक हर फॉर गेटिंग लेट। पहली बात तो ये रिबुक क्या होता है वो देख लो। तो रिबुक का मतलब होता है डांटना, तो रिबुक के सिनोनिम्स भी नोट कर सकते हैं आप। स्कोल्ड कह सकते हैं, रेप्रीमेंड कह सकते हैं, ठीक है ना, स्कोल्ड कह सकते हैं, रेप्रीमेंड कह सकते हैं, डांटने को बोलते हैं मतलब रिबुक। अब ये चेस्टाइज, कास्टिगेट बहुत सारे होते हैं, एक बार के लिए इतने समझ लो। शी वॉज विद मी अंटिल नाउ, कि अब तक वो मेरे साथ थी इसलिए उसे डांटना मत, देर हो गई उसको, इसको चलते। एक बात और समझना, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी आता है, तो गेटिंग लेट फॉर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आ रहा है। तो यहाँ पे अंटिल नाउ, आपने ये कुछ एडवर्बियल हिंट्स देखे थे, अंटिल नाउ, सो फार, अप टू नाउ, है ना, टिल नाउ, इन सब में प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है तो वह मेरे साथ रही है अभी तक, तो शी हैज़, और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन से लगाओगे, थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे दे ही नहीं रखी आपको, तो इसलिए बीन लगा दो, ठीक है ना। तो शी हैज़ बीन विद मी अंटिल नाउ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 नंबर। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब आप इसका नंबर 4, 5, 6 क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करना है, सेंटेंसेस देखकर अच्छे से पढ़कर इसके आंसर निकालने हैं, उसके बाद फिर से वीडियो को आप जब चलाएंगे, प्ले करेंगे, तब आपको आंसर मिलेंगे। तो देखिए नंबर 4 में, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, ये सब हो तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई है, आई के साथ में क्या लग जाएगा, हैव, और हियर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर्ड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इतनी रोचक कहानी सुनी है। इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, आप ये मत सोच लेना कि आईएनजी लगकर केवल वर्ब ही आती है। आईएनजी लगकर नाउन भी बनता है, आईएनजी लगकर एडजेक्टिव भी बनता है। फिलहाल के लिए एडजेक्टिव क्यों है वो मैंने समझाया था कि डिटर्मिनर के बाद में 2 शब्द हैं, एक ये है और एक ये है, तो दूसरा शब्द होगा नाउन और ये शब्द होगा एडजेक्टिव। आगे आइए। He refused to answer the question despite the fact that his silence will be interpreted as guilt। पहले तो इसको ट्रांसलेट कर दूं मैं आपको। उसने प्रश्न का आंसर देने से मना कर दिया, इस फैक्ट के बावजूद कि उसकी चुप्पी को दोष माना जाएगा। इंटरप्रेट का मतलब होता है अर्थ निकालना, ठीक है ना। अगर वो चुप रहेगा तो इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि वो दोषी है, ये इसका ट्रांसलेशन है। यहाँ प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर है, देखिए जनरली क्या होता है कि मैन क्लोज को देखकर हम सबऑर्डिनेट क्लोज को तय करते हैं, तो यहाँ मैन क्लोज है वो ये वाला है। मैंने बताया था अभी कंडीशनल सेंटेंस जब मैंने शुरू किया कि मैन क्लोज की पहचान कैसे करोगे आप, तो मैन क्लोज में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आपको नहीं मिलेगा सेंटेंस से पहले, तो ये मैन क्लोज है। मैन क्लोज में है सेकंड फॉर्म, और याद ही रखना हमेशा कि जब जब मैन क्लोज में सेकंड फॉर्म हो, मतलब पास्ट टेंस हो, तो आगे भी पास्ट लेकर जाया करो। आगे भी पास्ट लेकर जाओगे तो ये विल नहीं होगा,
फिर इसको आप चेंज कर देंगे किस में, वुड में। हालांकि ऐसा नहीं है कि विल का पास्ट वुड है, लेकिन पास्ट में अगर लगाना होता है इस प्रकार से तो वुड यूज किया जाता है, प्रेजेंट में विल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। एक दो चीजें और, डेस्पाइट है, प्रेपोजिशन ने बताया था, डेस्पाइट के साथ में ऑव नहीं आता है, ये प्रेपोजिशन में भी लिखवाऊंगा मैं आपको। और यहां भी समझते चलना कि डेस्पाइट के साथ में अगर आपको ऑव दिख जाए तो उसको गलत ही कर देना हमेशा, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब होता है अभिप्राय होना, अर्थ निकालना। नंबर 6 कह रहा है क्या, व्हेन वी कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, जब हम कंसीडर करते हैं सारे फैक्टर्स को, जब हम सारे के सारे फैक्टर्स को मतलब सोच विचार करके चलते हैं, तो विचार मैनी जो कि बहुत सारे हो सकते हैं, विचार है फैक्टर्स के लिए, वो फैक्टर्स वो कारक जो बहुत सारे हो सकते हैं। तो द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट जो हैं, जो स्कूल से ड्रॉप आउट होने वालों की संख्या, ड्रॉप आउट का मतलब बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली है। अब ये भी सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का प्रश्न है, जैसे वो आपने सीखा था अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जोड़ बाकी गुना भाग, तो वहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ भी एक बात सीख लेना। वैसे आपको धीरे धीरे आगे सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, लेकिन अब जब एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये आपका रिवीजन है एक प्रकार से। तो आप याद क्या रखोगे, द नंबर ऑफ दे रखा हो तो उसके साथ वर्ब लगानी है सिंगुलर, और अ नंबर ऑफ दे रखा हो तो इसके साथ वर्ब लगानी होती है प्लूरल। ये बात नोट डाउन करो आप, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब आएगी सिंगुलर और अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब आएगी प्लूरल। ये होता इसलिए है क्योंकि द नंबर ऑफ के अंदर सब्जेक्ट ये बन जाता है, और अ नंबर ऑफ में जो नाउन होता है, जैसे ये ड्रॉप आउट्स है, अगर ये अ नंबर ऑफ होता तो मैं इस ड्रॉप आउट्स को मान लेता सब्जेक्ट। पढ़कर देख लेना, ये कह रहा है कि क्या चीज़ डिस्टर्बिंग है, क्या चीज़ बेचैन करने वाली है, तो स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या बेचैन करने वाली है, तो संख्या सब्जेक्ट है, तो इसको देखकर यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि नंबर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आएगा इज, और इज आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। समझ में आ रही है बात, इसको नोट डाउन करिए आप। फिर इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करो। अब देखिए, द लेक्चर टू बी हेल्ड इन द ऑडिटोरियम टुमारो वॉज ओपन टू द पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज। कह रहा है कि जो लेक्चर आयोजित होना है सभागार में, ऑडिटोरियम में कल, वो, अब देखो कल की बात भी कर रहा है और वॉज भी लगा रहा है, ये तो ये तो पास्ट हो गया वॉज, और ये टुमारो है कल। तो चूंकि आप समय को देखें, समय की जो फ्रेम है यहाँ पे, टाइम फ्रेम है, वो फ्यूचर की है, फ्यूचर की है तो आप फ्यूचर में ही लेके जाओगे ना इसको, तो फिर ये विल ओपन आएगा, तो वो खुली रहेगी जनता के लिए और फ्री ऑफ चार्ज रहेगी। यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज रहेगी मतलब उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे विल आएगा टुमारो को देखकर। दो चीज़ें और बता देता हूँ, एक तो ये कि होल्ड की तीनों फॉर्म नोट करनी है आपको, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, आयोजित करना, थामना, दोनों ही मतलब होते हैं। होल्ड का मतलब पकड़ना भी होता है और होल्ड का मतलब आयोजित करना भी होता है। एक और ध्यान रखें, ऑडिटोरियम जो दे रखा है आपको, तो ऑडिटोरियम का प्लूरल बनता है ऑडिटोरिया, ये सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाओगे तो ऑडिटोरिया। वैसे मैं नाउन पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि कैसे ये प्लूरल बना है। इसमें यूएम को हटाकर हम ए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सभागार बोलते हैं इसको। अगला क्या कह रहा है, कॉफी सीड्स इज ड्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर। तो कॉफी के जो बीज होते हैं वो सूखे होते हैं, मतलब ये सुखाया जाता है, उनको पैसिव है, और उनको भुना जाता है, रोस्ट किया जाता है, किससे पहले, उनको पीसकर पाउडर बनाए जाने से पहले। तो एक प्रोसेस दे रखा है कैसे पाउडर बनता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी सीड्स हैं, प्लूरल हैं, सीड्स प्लूरल हैं, तो इज तो आएगा नहीं, आर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, ये तो खैर एरर वाला पार्ट हो गया बी, और एक और बात याद क्या रखनी है, ग्राइंड लिखवाया था मैंने आपको शायद, ग्राइंड सेकेंड फॉर्म होती है क्या, ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राउंड। याद आ रहा है, एक लिखवाया था मैंने ग्राउंड, फिर सेकेंड फॉर्म लिखवाई थी ग्राउंडेड, और थर्ड फॉर्म लिखवाई थी ग्राउंडेड। तो ग्राइंड, ग्राउंड, 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 ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। ग्राइंड का मतलब पीसना बताया था, और ग्राउंड का मतलब मैदान पर दे मारना, हवा में उड़ने से रोकना, ये सब मतलब होते हैं, ये पता होना चाहिए। आगे कह रहा है, इफ देयर हैड बीन नो न्यू थिंकिंग लाइफ वुड फॉलो द बीटन ट्रैक। इसका ट्रांसलेशन, ये खैर कंडीशनल सेंटेंस का भाग है, तो इसको वैसे मैं बता देता हूँ एक बार, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस जब नेक्स्ट सेशन में हम कर लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये कह रहा है कि अगर कोई नई सोच नहीं होती ना, तो फिर जीवन जो है वो लकीर पर ही चलता, ठीक है। अगर नई सोच नहीं होती तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता, कुछ भी इनोवेटिव चीज़ें घटित ही नहीं होती।
एक्चुअल में होता ये है कि इफ़ के साथ में जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो आप, ये हैड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, तो आपको इधर लगाना होता है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, और फिर उसके साथ लगानी होती है थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव फॉलोड, ये इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो आप याद रखिएगा, जब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम डिस्कस करें उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये सब आएगा, तो वुड हैव फॉलोड। ठीक है, इससे आगे चले। माई फादर डिड नॉट हर्ड फ्रॉम मी माई यंगर ब्रदर हु इज़ अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। तो कह रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे ब्रदर के बारे में कुछ भी, मतलब उनके कोई न्यूज़ नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं ब्रदर की, जो कि विदेश है 1 महीने से अधिक समय से। ठीक है, डिड दे रखा है, डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते आप। हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म हर्ड होती है, थर्ड फॉर्म हर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डिड दे रखा है इसलिए लगाओ बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म लगाओ तो क्या करोगे, हियर। ठीक, लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम है। ऐसा करने से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि डिड नॉट हियर कर दोगे तो यहां पे आपको एक दे रखी है बात, फॉर ओवर ए मंथ। ठीक है, तो फॉर या सिंस के साथ और टाइम लगाते हो आप, तो ऐसे कंडीशन में क्या चाहिए आपको, परफेक्टिव एस्पेक्ट चाहिए। ये दोनों पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, सीधा सीधा देख के रटा हुआ होगा, डिड के साथ बेस फॉर्म करके आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि फॉर या सिंस के साथ टाइम दे रखा है, तो इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ कर दो हैज़। माई फादर हैज़ नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, ये आपका ए आंसर होगा फिर, क्योंकि हैज़ के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है, तो हर्ड दे रखा है आपको। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसे ही कंडीशनल सेंटेंस पूरा होगा और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का रिवीजन करके रखना, सारे वर्ड्स को याद करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।